अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई मसला, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में आई हो? सब क्लियर है? ठीक है। टेस्ट में भी सब इजी था, सब पढ़ा हुआ ही था। आप चेक करेंगे ना तो फिर पता चलेगा। हाँ वो तो आपका दूसरा वाला तो बहुत अच्छा हुआ था, उसमें तो शायद एक MCQ गलत हुआ था। कौन से वाले में? जो लास्ट आपने दिया था ये HR वाले में? नहीं, 2 टेस्ट दिए अभी तक। जो मोस्ट रिसेंट अभी दिया था, एक 4th चैप्टर वाला दिया था और वो एक तो आपका रिटर्न हो गया था ना। yes, और जो एक मेरे पास है वो मेरा चैप्टर नंबर 8 का। ठीक है, तो मैं आपको दे दूँगा आज में थोड़ा। चैप्टर में इसका क्या नाम है? बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो बिजनेस है और दूसरा एथिक्स है। बिजनेस का तो हमें पता है क्या होता है, ऐसा ही है क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे हैं बिजनेस है। ठीक है, एथिक्स क्या होता है इंडिविजुअली? क्या मतलब एथिक्स का? मतलब क्या चीज़ रॉन्ग है या राइट है। डिफरेंशिएशन बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। ठीक है, ऐसे ही है। एंड देन डूइंग द राइट। अब पहले ये देखेंगे क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, कौन सा काम गलत है और कौन सा काम सही है, और उसके बाद सही वाला काम करेंगे। यही है एथिक्स। ठीक है, अच्छा बिजनेस एथिक्स क्या होता है? मतलब जितने भी सारे जो टर्म्स होंगे वो बिजनेस से रिलेटेड होंगे। हम अपने बिजनेस में जो भी काम करें ऐसे काम करें जो एथिकली सही हो। ऐसे ही है, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे जो हम अपने बिजनेस में काम करने जा रहे हैं। सिर्फ एथिक्स तो हर एक चीज़ पे अप्लाई होता है, एक इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है, एक इदारे पे भी अप्लाई होता है, हर एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है। लेकिन बिजनेस एथिक्स में हम ये देखते हैं कि एक इदारे पे हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और अगर सही है तो फिर हम उस काम को करते हैं। ठीक है, एथिक्स और बिजनेस एथिक्स में समझ आ गया? दोनों मतलब एक ही चीज़ है। एथिक्स एक हर एक इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है, बिजनेस एथिक्स किसी भी इदारे पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, पहला पेज देखें, पढ़ें। मैंने रीडिंग कर ली। रीडिंग कर ली, क्लियर है? किस चीज़ जो समझ में आई हो? ठीक। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है? नेक्स्ट वाली में लिखी हुई। नेक्स्ट पेज, अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज। हमने ये तो पढ़ लिया कि एथिक्स क्या होता है, बिजनेस एथिक्स क्या होता है। अब अगर बिजनेस एथिक्स कोई भी एक इदारा नहीं फॉलो कर रहा तो वो कैसे नहीं फॉलो करेगा? कौन से ऐसे काम होगा जो वो नहीं करेगा तो एथिक्स फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, समझ आ रही? अगर एक एथिकल काम है जो उसने करना है लेकिन वो नहीं कर रहा है एक्चुअल, तो क्या है? वायलेशन है एथिकल रूल्स की। ठीक है, अब वो कौन से काम है? पहला देखें, एक्टिंग विद इन लॉ। एक्टिंग विद इन लॉ। अब एक्टिंग विद इन लॉ एक एथिकल एक्टिविटी है। एक्टिंग विद इन लॉ। ठीक है, अब ये तो एक एथिकल एक्टिविटी है। अगर आपको लॉ ने जो बात कही है आपने वही करना है तो आप ठीक कर रहे हैं। अगर आपको अगर लेट्स सपोज आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, इन्वेंट्री किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई कर रहे हैं या पाक आर्मी को जैसे कर रहे हैं, HMC जैसे करते हैं, तो अब आपने क्या करना है? अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया कि आपने मिनिमम इतना स्टॉक लेवल मेंटेन रखना है हर वक्त, ये एक लॉ है, एक रूल है और सिर्फ आप पे है ये। ठीक है, ऐसा ही सिर्फ आप पे ही रूल है। लेकिन अगर आप उसके अंदर उतनी जितना इन्वेंट्री लेवल आपको गवर्नमेंट ने कहा उतना मेंटेन रखते हैं तो आप विद इन द लॉ काम करें। लेकिन अगर आप उस लॉ की वायलेशन करते हैं, अगर आप उससे कम इन्वेंट्री रखते हैं, ज़्यादा तो ओके फाइन, अगर आपके इंडिविजुअल कोई और कस्टमर है उनके लिए आप रखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनसे कम इन्वेंट्री रखते हैं तो वो क्या है? वो एथिकल इशू है। ठीक है, ये तो सिर्फ एथिकल एक्टिविटी एक्टिंग विद इन लॉ। गवर्नमेंट ने आपको कहा कि आपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड मेंटेन रखना है, आप एक्चुअल में नहीं रखते, वो क्या है? एथिकल इशू है। ठीक है, समझ आ रही है एथिकल इशू? ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि हर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट से रेलिवेंट देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने कहा हर एक ऐसा इदारा जो ऐसा कंपनी रजिस्टर हुआ है उसको अपने जो अकाउंट्स हैं उसको ऑडिट करवाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाना है। वो क्या एक लॉ है, लेकिन अगर आप वो नहीं करते तो आप लॉ के वायलेशन करते हैं। लॉ के वायलेशन क्या है? एक अनएथिकल इशू है, अनएथिकल।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फेयर एंड होनेस्ट डीलिंग विद कस्टमर एंड सप्लायर। Yes. क्लियर है? अगर आप किसी कस्टमर या सप्लायर के साथ एज एन इंडिविजुअल एज अ कंपनी फेयर डीलिंग नहीं करते तो ये एथिकल इशू है। नेक्स्ट, एक्टिंग फेयरली टुवर्ड एम्प्लॉइज एंड शोइंग ड्यू कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। जैसे कि एग्जांपल अभी हमने पढ़ी है, गवर्नमेंट ने आपको कहा कि एम्प्लॉइज के लिए आपने प्रोविडेंट फंड मेंटेन रखना है, लेकिन आप एक्चुअल में वो प्रोविडेंट फंड मेंटेन नहीं कर रहे, तो क्या ये एथिकल इशू है आपके फॉर्म। नेक्स्ट क्या, शोइंग रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर द कम्युनिटीज इन विच द बिजनेस एंटिटी ऑपरेट्स। रिस्पेक्ट एंड कंसर्न उन कम्युनिटीज़ के लिए जिनमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें आपकी इंडस्ट्री भी आ जाती है, अभी कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं। एक आईटी इंडस्ट्री है, आप भी एक लेट्स सपोज आप भी उसी में ऑपरेट कर रहे हैं, आपको कॉम्पिटिटर भी उसी में अप्लाई कर रहा है, तो आपको एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट। और अब लेट्स सपोज मोस्टली जैसे मैंने शायद पढ़ाया था, एक कंपनीज इंटर रिलेटेड होती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, क्लस्टर में मैंने आपको बताया था। क्लस्टर की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो इंडिविजुअल लेवल पे हमने पढ़ी थी, लेकिन मैंने आपको कंपनी लेवल पे बताया था। तो लेट्स सपोज अगर दो आईटी कंपनी है, एक आईटी कंपनी कोई नई इनोवेशन करी, कोई नई चीज़ फाइंड करी, रिसर्च करी है, तो रादर देन कि उसका एज अ कंपटीशन वहाँ पे करना, अगर दूसरी कंपनी उसी चीज़ में, उसी इनोवेशन में उसकी हेल्प करे, तो ये इन चीज़ों के बारे में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, Showing respect for human rights. ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करना। Yes. अगर आप लेट्स सपोज अगर ये एग्जांपल देख लें कि आप किसी ऐसी जगह पे बैकग्राउंड एरिया में काम कर रहे हैं, आपकी इधर फैक्ट्री है, तो वहाँ के जो लोकल पीपल्स होते हैं उनको अगर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। Yes. सप्लाई इन डेवलपिंग कंट्रीज को यूज्ड चाइल्ड स्लेव लेबर, चाइल्ड को एज अ लेबर यूज़ कराना एक एथिकल इशू है। शोइंग कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट एंड द नीड फॉर सस्टेनेबल बिजनेस। Yes. आपका बिजनेस अपने बिजनेस को कंटिन्यू, सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब है कंटिन्यू लॉन्ग टर्म का बिजनेस को चलता रहना। ठीक है, अगर आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए एफर्ट नहीं करते तो अभी एक ये इशू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, इसके sir. ऊपर पढ़ रहे हैं। अब ये मतलब कि कुछ ऐसे इशूज हैं जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं, इनकी हम कोई ब्रीफिंग नहीं दे सकते। Yes, sir. ऑब्वियसली अब एक्टिंग फेयरली टुवर्ड एम्प्लॉइज, ओके, ठीक है। ये Yes, sir. मतलब कि अगर आप इस चैप्टर को अगर टैकल कर रहे हैं तो इसका जो बेस्ट वे ये है कि बेस्ट वे वो ये है कि इसकी आप रीडिंग करें। ठीक है, इसकी मतलब कि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। Sir, ये वाला पेज मैंने रीड कर लिया। कौन सा? ये वाला। हाँ, तो नेक्स्ट करते हैं। Yes. अच्छा, अब तो ये हमने पढ़ लिया कि कौन से ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, तो ये ऐसे काम जो हम ना करें तो बिजनेस इशू होंगे, एथिकल इश्यूज होंगे। बिजनेस एथिक्स ऐसी सिचुएशन जिनमें बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं। पहली सिचुएशन कौन सी है? Taking things that don't belong to you. अगर आप किसी ऐसी चीज़ को ले लेते हैं जो इनएक्चुअल आपकी होती नहीं है, डिस्प्यूटेड लैंड है, कोई आपकी नहीं है, आपने किसी लैंड पे इनअप्रोप्रिएट वे से आपने उस पर कब्जा किया हुआ है और वहाँ पे आपने अपनी फैक्ट्री बना दी है, एज अ बिजनेस की कंसर्न से देखें तो ये क्या है, एक अनएथिकल थिंग है। ठीक है, ये उसी की बात होगी। अच्छा, अब इस चीज में भी एथिकल बिजनेस एथिक्स लिखे हुए हैं कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, तो इन सब को मिला के यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है? Saying things you know are not true. सेइंग थिंग्स यू नो आर नॉट ट्रू। आप एडवर्टाइजमेंट में ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि यार लिख दो। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा स्टफ बेच रहे हैं, लेट्स सपोज अगर जैसे लॉरेंसपुर एक ब्रांड है कपड़ों का, ठीक है, आप ओरिजिनल लॉरेंसपुर एक ही है, लेकिन आप डिफरेंट चीज़ों से जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ये लिख दिया जाता है कि लॉरेंसपुर ब्रांड का ही कपड़ा है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। तो वो क्या है, अगर जो ऑनर होता है उसको तो पता होता है कि ये एक्चुअल में चीज़ वो नहीं है जो हम बता रहे हैं, जिसकी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Giving or allowing false impressions. फॉल्स इंप्रेशन। अच्छा, ऊपर वाला सेल होने से पहले की बात है कि आप एडवर्टाइजमेंट के टाइम बता रहे हैं, यहाँ पे फॉल्स इंप्रेशन आप उस वक्त दे रहे हैं जब आप चीज़ सेल कर रहे हैं किसी को। ठीक है. ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम एक लोग ये चीज़ तो एक स्मॉल लेवल से लार्ज लेवल तक की जाती है। लेट्स सपोज अगर एक छोटी सी शॉप पे भी जाएंगे तो उसने सम टाइम वो मशीनों की कैलकुलेशन में गलती की होती है, कंप्लीट चीज़ स्टोर की नहीं देते। ठीक है, मतलब इंप्रेशन एक फॉल्स दे रहे थे, एक्चुअल में आप ये बता रहे थे सामने वाले को कि आपके जो चीज़ आपने डिमांड की थी वो आपको मिल गई है। Yes. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। ऊपर वाले में और इसमें डिफरेंशिएट कर लेंगे। Yes. ऊपर वाले में ये है Before selling है और नीचे वाला- बिफोर सेलिंग है, इसमें ड्यूरिंग द सेलिंग। बिफोर सेलिंग मतलब कि उस वक्त कस्टमर को पता नहीं होता, अगर आप वही चीज़ कस्टमर आके एक्चुअल में देखेगा तो उसको पता चल जाएगा। जो फॉल्स इंप्रेशन है वो जब चीज़ दे रहा होगा उसी टाइम उसको हम डॉज करेंगे। ठीक,
नेक्स्ट है बाइंग इन्फ्लुएंस और एंगेजिंग इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? मैंने पढ़ाया था शायद। ये जो इंटरेस्ट के दरमियान वो जो होगा, क्या होगा एक बार क्या बताएं? जब वो इंटरेस्ट मिलेगा तो उसमें कुछ होगा। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका अपना ज़ाती मुफाद आ जाए किसी भी काम में। ठीक है। ठीक है, मोस्टली ये जो टर्म्स है ये टर्म है ये ऑडिट में यूज़ होती है। अब एक ऑडिटर जब ऑडिट करने गया है लेट्स सपोज, ठीक है, अब ऑडिटर के लिए रिक्वायरमेंट है कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक ही। हम यहाँ पे ये एथिकल चैप्टर पढ़ेंगे, जितने भी इश्यूज हम पढ़े ये कोड ऑफ एथिक्स के हैं, अंदर आइडेंटिफाइड है। कोड ऑफ एथिक्स आई कैप इशू करता है सारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडीज हैं उनके लिए, फर्म्स हैं उनको। ठीक है, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए उस कंपनी से कि जिसका वो ऑडिट कर रहा है। ठीक है, अब लेट्स सपोज ऑडिटर जिस कंपनी को ऑडिट करने गया है उसी कंपनी में ऑडिटर के फादर के भी कुछ शेयर्स हैं। ठीक है, ऑडिटर के फादर के भी, यहाँ से देखते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये कंपनी है एंड को, ये ऑडिट करने की बी कंपनी का। ठीक है, अब कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किससे इंडिपेंडेंट का मतलब इसका कोई भी मुफाद ना हो इस कंपनी में। ठीक है, ना अभी और ना फ्यूचर में होना चाहिए, कोई पर्सनल गेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बी कंपनी के अंदर ए कंपनी के पार्टनर के फादर के 20% शेयर है। सिनेरियो समझ आया? ए कंपनी बी कंपनी का ऑडिट करने की, ए और ए कंपनी के जो पार्टनर है उसके फादर के जो 20% शेयर्स है वो बी कंपनी में। ठीक है, और कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब जब बी कंपनी का ए कंपनी ऑडिट करने जाएगी तो उसके फादर का में भी यहाँ पे कोई ऐसा इशू हो जो अगर हम मार्केट में बता देंगे, पब्लिक कंपनी है, या अगर हमने वो जो पब्लिक कंपनीज होती हैं लिस्टेड कंपनीज, उनकी जो रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर इशू करता है वो जनरल पब्लिक को अवेलेबल होती है उनकी वेबसाइट पे, एसएससीबी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है, कंपनी की अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है। ठीक है, अब जो पार्टनर है उसको पता है कि अगर हमने इस रिपोर्ट में कोई ऐसा इशू है वो हाईलाइट किया तो इस कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट कैसे कम होगा? क्योंकि लोगों के सामने वो रिपोर्ट जाएगी, लोग देखेंगे यार इस कंपनी में ये इशू है। ठीक है, तो वो यहाँ में भी इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट ना करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, अच्छा, मैं मेजर कस्टमर, मेजर सप्लायर, डेटर्स, ये सब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड होते हैं। जितने भी स्टेक होल्डर हमने पढ़े थे वो हमने इसलिए पढ़े थे कि वो सबका इंटरेस्ट होता है आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में, और अगर उन सबका इंटरेस्ट है आपकी फर्म में तो उन सबका इंटरेस्ट इसमें भी है कि हम देखेंगे ऑडिटर की रिपोर्ट आई है वो क्या है। ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो रिपोर्ट दो किस्म की होती है, गंदी एक साफ। अब वो कौन सी रिपोर्ट देगा? साफ वाली देगा। क्यों साफ वाली देगा? क्योंकि उसके रिलेशंस हैं, उसका अपने जो बाप है उसके 20% शेयर्स हैं, ऐसा ही है। अब ये इसका ज़ाती एक मुफाद आ गया, पर्सनल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, एक इंटरेस्ट किसका था? एक इंटरेस्ट इसकी अपनी कंपनी का था कि इसने काम को इंडिपेंडेंटली करना है, दूसरा इंटरेस्ट इसके फादर का था। कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जब आपका पर्सनल गेन भी आ जाए आपके काम में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाइडिंग और डाइवर्टिंग इंफॉर्मेशन। आपको ये ऐसी इंफॉर्मेशन लेट्स सपोज एडवर्टाइजमेंट करते हैं या आप कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं तो आपको ये ऐसी चीज़ बताई नहीं जाती कि जो एक्चुअल में उस एग्जिस्ट करती है, कोई ऐसा फॉल्ट। आप कोई मेडिसिन लेने जाते हैं, डॉक्टर आपको कहते हैं या मेडिकल स्टोर आपको कहता है कि ये चीज़ कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। या किसी ने कोई चीज़ बेचनी है, कोई शैम्पू बेचना है, आप वो शैम्पू जब सेल करेंगे तो ये कहेंगे कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मे भी फ्यूचर आपके बाल गिरना शुरू हो। ठीक है, समझ आ गई? आप इसमें पॉइंट नंबर 5, 2 और 3 में डिफरेंशिएट कर लेंगे? कर लेंगे? ठीक है, टेकिंग अनफेयर एडवांटेज क्या मतलब? अनफेयर एडवांटेज कौन सा, किस टाइप का, क्या होता है अनफेयर एडवांटेज? ज़्यादा एडवांटेज है ना जो मतलब फेयर ना हो। अनफेयर एडवांटेज मतलब कि आप उस चीज़ का भी एडवांटेज ले रहे हैं जिसके आप लीगली राइट भी नहीं है आपका। ठीक है,
आप लेट्स सपोज अगर यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल अगर लिखी हो। हाँ देखें, अब लेट्स सपोज जैसे अमेरिका में सब कुछ टाइम पहले ऑटो लीजिंग कंपनी के कुछ रेगुलेशंस आए थे कि जब आपको भी गाड़ियों वाली कंपनी अपनी गाड़ी जब लीज पे दे तो वो ये एग्रीमेंट्स इन सब टर्म्स के मुताबिक थे। ठीक है, वो टर्म्स तो आ गई थी, लेकिन इशू क्या था? इशू ये था कि जो टर्म्स थी उनमें ऐसे टेक्निकल जार्गन्स थे, ऐसे जार्गन्स मतलब मुश्किल लफ्ज़ कि जो लेने वाला उसको समझ ही नहीं आते। और इन फ्यूचर जब उससे आप रिलीज पे अगर आपने गाड़ी दी है तो मतलब आप उससे इंस्टॉलमेंट लेते रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अगर लेकिन फ्यूचर में कस्टमर को वो चीज़ें पता चलती हैं जो उसको एट द स्टार्ट ऑफ द पॉइंट पता ही नहीं होती। ठीक है, तो ऑटो जो लीजिंग लॉ था जो अमेरिका की तरफ से आया था उसमें ये था कि आप जब भी किसी कस्टमर से कम्युनिकेट करें तो आप उनको मोस्ट ईजीएस्ट वे में आप उनको एग्रीमेंट की लिस्ट दें ताकि उनको पता चल जाए कि उसमें लिखा हुआ क्या है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे अगर उसको पता ही नहीं होगा ऐसे वर्ड्स अगर किसी भी एग्रीमेंट में लिखे हुए हैं कि जो एम्प्लॉय या कस्टमर है उसने एट द स्टार्ट ऑफ द पॉइंट अंडरस्टैंड ही नहीं की तो उसको बाद में कैसे पता चलेगा? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब ये इम्प्रॉपर जो बिहेवियर है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी मैनेजर का किसी सीनियर एम्प्लॉय के साथ या जूनियर एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, सुपरवाइजर का एम्प्लॉय के साथ या पार्टनर का मैनेजर्स के साथ हो सकता है। ठीक है, और या जो सेल्स पर्सन है उसका कस्टमर के साथ। कस्टमर का अगर आपके साथ बुरा बिहेवियर है तो आप उसको हाईलाइट नहीं कर सकते बिकॉज ही इज़ नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर एम्प्लॉय का कस्टमर के साथ होगा तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन मेजर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं अच्छे इदारों में वो कभी भी कस्टमर के साथ नॉन बिहेवियरली बात नहीं करते, नॉन प्रोफेशनली। लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है कि जो मैनेजर्स लेवल होते हैं वो कुछ जगहों पे होता है लेकिन जब ये होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Abusing power and mistreating individuals. एब्यूजिंग पावर, किसी चीज़ के पास पावर होगी, पावर फॉर्म किसके पास होगी? किसी भी कंपनी में पार्टनर्स के पास हो जाएगी, डायरेक्टर्स के पास हो जाएगी। ठीक है, वो दूसरों को अब्यूजिंग या इस टाइप की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है? Permitting organizational abuse. ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज़। अब ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। एप्पल है, एप्पल का हेड ऑफिस कहाँ पे है? एप्पल जो फ़ोन है अमेरिका में। यूनिक रहेगा परमिटिंग Organizational abuse. एप्पल का जो मेजर हेड ऑफिस है वो अमेरिका में है, यूएसए में है। ठीक है, अब इसकी ब्रांचेस भी हैं। एप्पल स्टोर्स जो पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन बहुत सी कंट्रीज में है। ठीक है, एप्पल स्टोर्स हैं जो रेगुलेट एप्पल खुद ही करता है। ठीक है, मेन हेड ऑफिस। अब ये तो है लेकिन जो एप्पल है, एप्पल कंपनी, उस वो जो डायरेक्टर्स होंगे सब अपने हेड ऑफिस में ही होंगे। ऐसे कि जिन्होंने कंपनी रन करनी होगी, यहाँ जो डायरेक्टर्स होंगे ये विद इन द कंट्री ही इंगेज किए जाएंगे। ऐसे ही है, क्योंकि ऑब्वियसली मैक्सिमम ऐसा ही होता है 90% की जिस कंपनी में आप कोई ब्रांच अपनी ओपन करते हैं तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आप उसी कंट्री के इंगेज करते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई लेट्स सपोज एप्पल का कोई स्टोर ओपन होता है तो आप एम्प्लॉय पाकिस्तान के हायर करेंगे। गोरा आएगा तो वो तो अंग्रेज़ी बोलेगा, यहाँ पे किसी को अंग्रेज़ी समझ आती नहीं। ठीक है, इसके अलावा और भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के ही लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो एप्पल के जो हेड ऑफिस होगा वहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं या जो ऑनर्स हैं वो इन्वायरमेंट मेंटेन रख लेंगे। ठीक है, जिस तरह का इन्वायरमेंट उन्होंने देना होगा या जिस तरह की इन्वायरमेंट की उनकी पॉलिसी होगी, जैसे हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हायरार्की का रहता है वहाँ पे तो मेंटेन कर लेंगे। लेकिन जो उसकी दूसरी ब्रांचेज है, लेट्स सपोज इंडिया में है, लेकिन वहाँ पे अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो एथिकली रॉन्ग है तो वहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही रादर देन इफेक्ट कि अगर उनको वो इशू पता चले और उसके बाद कोई स्टेप्स लें, लेकिन अगर उनको पता ही ना चले तो एक इशू कंटिन्यू कैरी होता रहे। अब जैसे हमने ये ऊपर वाला इशू पढ़ा है, abusing power and mistreating individuals, ये ऐसा इशू है कि जो हेड ऑफिस तक तो नहीं पहुंच सकेगा लेकिन ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी होता रहेगा। ठीक है, समझ आ गया इसमें?
वायलेटिंग रूल्स, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट करना, उनको पूरा ना करना। अनएथिकल एक्शंस, आप किसी ऐसे मतलब कि एथिकल इशू में लेट्स सपोज पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है कोई, ठीक है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन एक टर्म यूज होती है जिसका बैकग्राउंड ऐसे बनने के लिए जिसका बैकग्राउंड खराब होता है, ठीक है। अब नॉर्मली जो चैरिटीज एंड ट्रस्ट होती हैं उनमें ऐसे लोगों को हायर नहीं किया जाता एज अ डायरेक्टर, एज एन एम्प्लॉय किसी भी स्टेज पे, ठीक है। ऐसा ये एक नॉर्म है, ये गवर्नमेंट जब कोई भी चैरिटी का ऑर्गेनाइजेशन बनती है चैरिटी, तो उसमें ये जो पॉलिसी स्टार्ट में बनती है उसमें भी ये लिख दिया जाता है कि आपने किसी भी ऐसे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को आपने हायर नहीं कराना एज अ डायरेक्टर पोस्ट पर, एज एन एम्प्लॉय, ठीक है। लेकिन अगर आप वो पॉलिसी फॉलो नहीं करते तो वो क्या है, एक अनएथिकल है, एथिकल इशू है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिसयूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टाइम। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के काम अपने ज़ाती कर रहे हो, 9 से 5 आपको फॉर्म का काम करना है, लेकिन आप काम क्या करेंगे, अपना पर्सन का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो इसको एक बार देख लें या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लें। स्टार्ट करें नेक्स्ट, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ा कि एथिकल इशू कौन से होते हैं, बिजनेस में कौन से एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, एथिक्स क्या होता है, बिजनेस एथिक्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हमने एथिक्स में ये पढ़ा कि बिजनेस एथिक्स में कि इदारे को वही काम करना चाहिए, पहले चेक करना चाहिए कौन सा काम सही है कौन सा गलत है, और फिर वो काम करना चाहिए जो सही है, यही पढ़ा। अच्छा ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, ऐसा ही है ना। और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको एक काम का पता ही नहीं है, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं एज अ मार्केटिंग टेक्निक समझ के, आप ये समझ रहे हैं कि अगर हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करती है वो हम नहीं बताएंगे तो कस्टमर हमारा ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, आप उसको एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, वो एक अनएथिकल है, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा, आपके उसके दो टाइप्स हैं या दो टाइप्स आप कह सकते हैं, एक मिरर टेस्ट, दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। इन दो टेस्ट के थ्रू आपको पता चलेगा कि जो आपने काम कर रहे हैं वो एथिकली सही है या गलत है। मिरर टेस्ट में क्या होता है, मिरर टेस्ट में आप ये एग्जिस्ट करते हैं, आप ये एज्यूम करते हैं कि हम जो एक काम कर रहे हैं आपको लग रहा है कि हमें आपको डिफ्रेंशिएट करना में इशू आ रहा है कि जो हम काम करेंगे सही है या गलत है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मिरर टेस्ट में ये होता है कि आप एज्यूम करते हैं कि अगर यही काम हमारे साथ हो जो अब हम अपने कस्टमर के साथ कर रहे हैं, अगर यही काम हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा, हम क्या उसको अनएथिकल एज्यूम करेंगे। लेट्स सपोज आप अगर अपने कस्टमर को वो चीज़ बेच रहे हैं जो एक्चुअली उस या वो ऐसा बेनिफिट बता के बेच रहे हैं जो एक्चुअली उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आप ये एज्यूम करेंगे कि अगर कोई हमारा जो सप्लायर है वो हमारे साथ अगर ऐसे करेगा तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम इसको अनएथिकल एज्यूम करेंगे। अगर आप ये कंसिडर करते हैं कि हम उसको अनएथिकल एज्यूम करेंगे तो आप उसको एज एन अनएथिकल एक्टिविटी समझ के छोड़ देते हैं, समझ आएगी नहीं सर, आगे भी देखिए अगर हम मिरर के नाम से देखें तो रिफ्लेक्शन आता है तो उसे वो समझ आता है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है हम ये एज्यूम करते हैं कि जो आज हम गलत काम कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फ्यूचर में रिजल्ट्स क्या आएंगे। मे बी अगर हमें वही एग्जांपल है जो हमने पहले देखी है कि अगर तो हम कोई ऐसी चीज़ एज अ मार्केटिंग टेक्निक कोई ऐसा फैक्ट छुपा के बेच रहे हैं तो कल को अगर कस्टमर अगर वो इशू कस्टमर को जब पता चलेगा वो मे बी हम पे सू कर दे। 90% कस्टमर तो नहीं कर सकते लेकिन 10% कस्टमर तो कर सकते हैं, ऐसे ही है। समझ आ गया रिजल्ट्स ऑफ मिरर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ लें क्योंकि अभी टाइम हो गया, आज क्लास भी लेट स्टार्ट हुई थी थोड़ी सी, कल इंशाल्लाह टाइम पे स्टार्ट करके तो पहले इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक फिर टेस्ट है ना, है। हाँ कल वाला टेस्ट होगा कल किस चीज़ का? चैप्टर 2 का आपको शेयर नहीं हुआ